नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होने वाले बैंकों के लिए निर्धारित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे को संशोधित किया। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग वर्ष 2025 तक $300 बिलियन का हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की समिति ने अशुद्ध ऋणों का शीघ्र विक्रय करने और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में भागीदारी की अनुशंसा की। वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो में नेताओं की घोषणा और रेजिलिएंट द्वीपीय देशों के लिए बुनियादी ढांचे का शुभारंभ। कोप 26 के दौरान वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने वैश्विक सौर ग्रिड का आह्वान किया। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 3 नवंबर से लागू होगा। और अब खबरें विस्तार से। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होने वाले बैंकों के लिए निर्धारित पीसीए ढांचे को संशोधित किया। आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए मौजूदा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचे को संशोधित किया है। इस रूपरेखा को आखिरी बार अप्रैल 2017 में संशोधित किया गया था। इसका उद्देश्य अशुद्ध ऋणों यानी बैड लोन्स और पूंजी पर्याप्तता से संबंधित विनियामकीय सीमाओं का उल्लंघन करने वाले बैंकों को नियंत्रित करना है, साथ ही बाजार अनुशासन को सुनिश्चित करना है। ये ढांचा भारत में परिचालनरत सभी बैंकों पर लागू होगा। इनमें शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालित होने वाले विदेशी बैंक भी शामिल हैं। ये ढांचा निर्दिष्ट संकेतकों की जोखिम सीमा के उल्लंघन पर आधारित है। जोखिम सीमा के लिए निर्धारित मानदंडों में पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभांश क्षमता शामिल है। इन्हें जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात यानी CRAR या सामान्य इक्विटी टीयर 1 अनुपात, निवल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात और टीयर 1 लीवरेज अनुपात के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। इनका भारांश इसी क्रम में होगा। वर्ष 2017 के ढांचे में जोखिम सीमा निर्धारित करने के लिए लाभप्रदता मानदंड यानी संपत्ति पर प्रतिलाभ रिटर्न ऑन एसेट्स के माध्यम से मापा गया। इन सभी को शामिल किया गया था। इसे संशोधित ढांचे में शामिल नहीं किया गया है। 3 जोखिम सीमाएं आरबीआई को लाभांश वितरण, शाखा विस्तार, पूंजीगत व्यय आदि पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान करेंगी। किसी भी जोखिम सीमा के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप पीसीए को लागू किया जा सकता है। वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीसीए के अधीन है। आइए बात करते हैं बैंकिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की। पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या फिर CRAR ये बैंक की जोखिम भारित परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में उसकी पूंजी का अनुपात है। जब किसी ऋण या अग्रिम के मूलधन या ब्याज का 90 दिनों तक भुगतान नहीं किया जाता है तो उस ऋण या अग्रिम को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। एनपीए यानी नॉन प्रॉफिट एसेट्स। अब समझते हैं टीयर 1 लीवरेज अनुपात को। ये बैंक की सकल पूंजी को उसकी कुल परिसंपत्ति से मापता है। टीयर 1 लीवरेज अनुपात जितना ज्यादा होगा, बैंक की नकारात्मक आघात सहने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। जबकि टीयर 1 पूंजी के तहत मुख्य रूप से सामान्य स्टॉक और डिस्क्लोज रिजर्व होते हैं, लेकिन इसमें गैर प्रतिदेय और गैर संचयी प्रकृति के अधिमानी स्टॉक भी शामिल हो सकते हैं। अगली खबर उद्योग जगत से। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग वर्ष 2025 तक $300 बिलियन का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वृद्धि और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी पर विजन दस्तावेज का खंड 1 जारी किया। ये माइटी के विजन 1000 डेज का एक भाग है। ये विजन आत्मनिर्भर भारत के लिए $1 ट्रिलियन मूल्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 3.6% की हिस्सेदारी के बावजूद भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वैश्विक निर्यात का केवल 0.34% है। इस विजन दस्तावेज के खंड 1 में कई प्रमुख अनुशंसाएं की गई हैं, जैसे कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला के संदर्भ में 1 से 4 वर्षों के बीच विनिर्माताओं को चीन, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों से तैयार उत्पादों, उप संयोजनों और घटकों की विनिर्माण क्षमता को भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि 5 से 8 वर्षों
के भीतर एक भारतीय पारितंत्र को विकसित करना होगा। वैश्विक उपभोग के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला को आपूर्ति के लिए वैश्विक उपसंयोजनों और घटकों के निर्माण के लिए कौशल निर्माण करना तथा प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। विस्तार, निर्यात, कौशल प्राप्त करने और घरेलू पारितंत्र के निर्माण के लिए ग्लोबल वैल्यू चेन में कोलोकेशन यानी उपकरणों या संसाधनों का संस्थापन करना चाहिए। इनपुट्स के लिए प्रशुल्क और नीति संबंधी परिचालनात्मक बोझ यानी ऑपरेशनल लोड और देरी को कम करना चाहिए। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 विजन पर राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 3 योजनाओं की भी घोषणा की गई थी, जिसमें शामिल है व्यापक पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, इलेक्ट्रॉनिक घटक और अर्धचालक विनिर्माण संवर्धन योजना यानी कि स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स स्पेक्स। तीसरी योजना है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर यानी EMC 2.0 योजना। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के समक्ष कई प्रमुख चुनौतियां हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से सक्षम फर्मों द्वारा आक्रामक मूल्य निर्धारण का विघटनकारी प्रभाव, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दक्षता की बराबरी करना, पूंजी, ज्ञान और कौशल तक पहुंच बनाना, आक्रामक मूल्य निर्धारण प्रतियोगिता को समाप्त करने के प्रयास में कीमतें कम कर देना। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से है। भारतीय रिजर्व बैंक की समिति ने अशोध्य ऋणों को शीघ्र ही बेचने और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC में भागीदारी की अनुशंसा की। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए सुदर्शन सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं की गई हैं, जैसे कि इष्टतम पुनर्प्राप्ति यानी ज्यादा से ज्यादा पुनर्प्राप्ति के लिए दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रारंभिक चरण के विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिए। ये स्वीकृति ARCs को सभी श्रेणियों के विशेष रूप से उल्लिखित खातों यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट्स की बिक्री पर विनियामक स्पष्टीकरण के माध्यम से दी जानी चाहिए। 2 वर्ष की अवधि में बिक्री होने वाली हानि यदि कोई हो तो उसको परिशोधित करने के लिए ऋणदाताओं को निरंतर आधार पर छूट प्रदान करनी चाहिए। उधारदाताओं को प्रारंभिक चरण में अपनी वित्तीय परिसंपत्तियां ARCs को बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के डिफॉल्ट खातों के संदर्भ में ARCs को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया को कारगर बनाना चाहिए। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की सूची में से बिक्री के लिए निर्दिष्ट की गई NPAs को बाहर करने के कारणों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए यदि वे 2 वर्ष से ज्यादा पुरानी है और उनके लिए कोई सक्रिय समाधान योजना नहीं है। 500 करोड़ रुपए से ऊपर के सभी खातों के संदर्भ में परिसमापन मूल्य और उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन के लिए बैंकों द्वारा अनुमोदित 2 बाहरी मूल्यांकनकर्ता होने चाहिए। इसके अलावा ऋण एकत्र करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम यानी सारफेसी अधिनियम की धारा 5 के दायरे का विस्तार करना चाहिए ताकि ARCs को वित्तीय परिसंपत्तियां प्राप्त करने की स्वीकृति मिल सके। ARCs बैंकों के लिए अशोध्य ऋण यानी कि बैड लोन्स के समाधान की सुविधा के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजीकृत विशेष एजेंसियां हैं। वित्त वर्ष 2004 से 13 की अवधि के दौरान ARCs को बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में बैंक और अन्य निवेशक केवल 14.29% उधारकर्ताओं की बकाया राशि की वसूली कर सके हैं। इसी तरह ARCs द्वारा की गई लगभग 80% वसूली पुनर्गठन उपायों के माध्यम से हुई है, जो आवश्यक नहीं कि व्यवसायों के पुनरुद्धार की ओर ले जाए। आइए अब आपको बताते हैं ARCs के उप इष्टतम प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में। पुराने NPAs को ARCs को सौंपा जा रहा है। ARCs संकटग्रस्त उधारकर्ताओं के समग्र समाधान के लिए पुनर्प्राप्ति और आवश्यक कौशल दोनों पर ध्यान केंद्रित करने में पीछे हैं। ARCs द्वारा अपने बैलेंस शीट के आधार पर वित्त जुटाने में कठिनाई, इसके अलावा ऋण एकत्रीकरण की कमी और तनावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त धन की अनुपलब्धता। अगली खबर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है। वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो में नेताओं की घोषणा और रेजिलिएंट द्वीपीय देशों के लिए बुनियादी ढांचे का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2030 तक निर्वनीकरण को समाप्त करने और इस प्रक्रिया को उलटने के लिए 26वें पक्षकारों के सम्मेलन यानी COP 26 में ये प्रथम व्यापक समझौता है। ये सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी तरह के वनों, जैव विविधता और संधारणीय भूमि उपयोग की महत्वपूर्ण एवं परस्पर निर्भर भूमिका
भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही संसाधनों द्वारा मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों के सिंक द्वारा हटाए गए उत्सर्जन को संतुलित करता है। ये समझौता सामूहिक प्रयासों को कई तरह से प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जैसे कि वनों और अन्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना और उनकी पुनर्स्थापना में तीव्रता लाकर सुभेद्यता को कम करना, लोचशीलता को बनाए रखना और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ वित्तीय प्रवाह के सिंक्रोनाइजेशन को सुगम बनाना। आइए अब बात करते हैं पुनः स्थिति स्थापक द्वीपीय देशों के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स आईरिस। आईरिस को आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन द्वारा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के साथ शुरू किया गया था। भारत द्वारा वर्ष 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। आईरिस द्वारा इन देशों को जलवायु संकट के लिए पुनः स्थिति स्थापक बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। समोआ यानी छोटे द्वीपीय विकासशील देश एक्सिलरेटेड मॉडलिटीज ऑफ एक्शन पाथवे में योगदान करते हुए आईरिस ने 3 प्रमुख परिणाम देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें शामिल है जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम के लिए छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे के स्थिति स्थापन में सुधार करना, इन देशों के बुनियादी ढांचों में स्थिति स्थापन की विशेषता को शामिल करने के लिए ज्ञान और भागीदारी को मजबूत करना, स्थिति स्थापक छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से लैंगिक समानता और दिव्यांग जनों के समावेशन को बढ़ावा देना। अगली खबर कोप 26 से संबंधित है। कोप 26 के दौरान वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने वैश्विक सौर ग्रिड का आह्वान किया। भारत और ब्रिटेन ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का शुभारंभ किया। साथ ही 80 से ज्यादा देशों द्वारा समर्थित वन सन घोषणा भी प्रस्तुत की। वन सन घोषणा के अनुसार इस पहल के प्रमुख कार्य क्षेत्र होंगे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से संपन्न स्थानों में सौर, पवन, भंडारण और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निवेश करना, सीमा पार पारेषण के लिए लंबी दूरी की लाइनों का निर्माण करना, विद्युत प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का विकास एवं उपयोग करना, नवोन्मेषी वित्तीय साधनों का विकास करना, सौर ग्रिड अवसंरचना के लिए बाजार संरचनाएं विकसित करना। इसके अलावा ग्लासगो में कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री और उनके ब्रिटिश समकक्ष के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि आतंकवाद का विरोध करना और कुछ चरमपंथी अलगाववादी संगठनों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल देना, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में सहयोग में सुधार करना, द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा पर सहयोग को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा में अफगानिस्तान की स्थिति का मुद्दा भी शामिल था। भारत ने विश्व बैंक से वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए नई यूके इंडिया ग्रीन गारंटी का स्वागत किया। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ने देशों और क्षेत्रों के बीच टाइम जोन, मौसमों, संसाधनों और कीमतों के अंतर का लाभ उठाते हुए विश्व भर में सौर ऊर्जा को साझा करने के लिए अंतर क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड के निर्माण और विस्तार की कल्पना की है। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 3 नवंबर से लागू होगा। ये महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की तुलना में ज्यादा संक्षिप्त है, क्योंकि कई ओवरलैप्ड और अप्रासंगिक यानी कि इररिलेवेंट उपबंधों को समाप्त कर दिया गया है। इसने पत्तन प्राधिकरण बोर्ड की संरचना को सरलीकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें कई हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान में 17 से 19 सदस्यों में से 11 से 13 सदस्य शामिल होंगे। महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण यानी टैंप की भूमिका को दोबारा परिभाषित किया गया है। नए प्रस्ताव के तहत पत्तन प्राधिकरण को अब प्रशुल्क निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। ये सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के उद्देश्य से एक संदर्भ प्रशुल्क होगा। पीपीपी परिचालनकर्ता बाजार की स्थितियों के आधार पर प्रशुल्क तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे और कई कार्यों के लिए एक न्याय निर्णायक बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें शामिल है महापत्तनों के लिए पूर्ववर्ती टैंप यानी महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के बचे हुए कार्यों को पूरा करना और दूसरा है पत्तनों और पीपीपी रियायत ग्राहियों के बीच विवादों का समाधान करना। पत्तन प्राधिकरण बोर्ड को अनुबंध योजना और विकास, राष्ट्रीय हित और सुरक्षा, निष्क्रियता और दोष से उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति को छोड़कर प्रशुल्क तय करने के लिए पूरे अधिकार सौंपे गए हैं। इससे पहले वाले महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 में 22 मामलों में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी।
आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। विसल ब्लोअर पोर्टल। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड यानी इरडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक भाग के रूप में विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से इरडा कर्मचारी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग आदि से संबंधित चिंताओं को प्रकट कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक विसल ब्लोअर वो होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति को अपव्यय, धोखाधड़ी, दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार या सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के समक्ष मौजूद खतरों की रिपोर्ट करता है, जो गलत कार्यों से निपटने के लिए प्राधिकृत है। अगला है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A। हाल ही में हुई पूर्व SBI प्रमुख की गिरफ्तारी को वैधानिक कानूनों के विरुद्ध पाया गया है। धारा 17A को वर्ष 2018 के संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी भी अपराध की जाँच, पूछताछ या अन्वेषण के संबंध में पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। जहाँ ऐसा कथित अपराध लोक सेवक द्वारा शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या उसके द्वारा किए गए निर्णय से संबंधित है। इसमें संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना के चरणवार प्रसंस्करण का विवरण दिया गया है। साथ ही एक चेकलिस्ट भी है जो धारा 17A के तहत एक आवेदन के साथ होनी चाहिए। ई-सेटलमेंट योजना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने छोटे करदाताओं से जुड़े कर विवादों के निपटान के लिए एक योजना शुरू की है। ये योजना है ई-सेटलमेंट योजना 2021। ये योजना 1 नवंबर से प्रभावी हो गई है। योजना के तहत एक अंतरिम बोर्ड निपटान के लिए आवेदनों पर निर्णय करेगा। अंतरिम बोर्ड को सेटलमेंट आयोग से स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को देखने का कार्य सौंपा गया है। अंतरिम बोर्ड और करदाताओं के बीच सभी संचार विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे। ये योजना अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए समग्र आयकर मुकदमेबाजी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया। QS यानी क्वेक क्वेरली साइमंड्स ये वैश्विक उच्चतर शिक्षा थिंक टैंक है। इसने एशिया के सर्वश्रेष्ठ उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अपनी वार्षिक सूची का 14वां संस्करण जारी किया है। सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी को लगातार चौथे वर्ष महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया गया है। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत में PhD संकेतकों के साथ स्टाफ में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे ज्यादा है। समग्र रैंकिंग के संदर्भ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे एशिया में शीर्ष भारतीय संस्थान है। इसे 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2001 में इसका स्थान 37वां था। वसंत रास। वसंत रास या वसंत रास राधा और कृष्ण से संबंधित एक मणिपुरी नृत्य शैली है। इसका उद्भव राजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुआ था। ये नृत्य विशिष्ट लयबद्ध मुद्राओं और शारीरिक गतिविधियों के साथ रासलीला नृत्य के हिस्से के रूप में अनूठी पोशाक और संगीत से युक्त है। मणिपुर की अन्य मुख्य नृत्य शैलियों में शामिल है खम्बा थोईबी नृत्य, नुपा पाला या करतल चोलोम नृत्य, पुंग चोलोम, ढोल चोलोम और माईबी नृत्य शामिल है। सुपर कंप्यूटिंग सुविधा। मोहाली स्थित राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में एक उन्नत 650 टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। एक टेराफ्लॉप्स कंप्यूटर सिस्टम प्रति सेकंड 1 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन करने में सक्षम है। ये सुविधा सीडेक पुणे के सहयोग से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत शुरू की गई है। वर्ष 2015 में आरंभ की गई राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन परियोजना का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। खेलों में उत्कृष्टता को सम्मानित और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कुल मिलाकर 6 खेल पुरस्कार हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार, खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण दाताओं के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी।
आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। पन्ना टाइगर रिजर्व। हाल ही में 30 से अधिक बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व से बाहर चले गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व विंध्य पर्वत श्रृंखला में से अधिक बाघ पन्ना मध्य प्रदेश का अंतिम शेष बाघ अधिवास स्थल है। ये पन्ना और छतरपुर जिले में विस्तारित है। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण है। ये एक 12मासी और यमुना की सहायक नदी है। पन्ना में विस्तृत पठार और महाखड्ड पाए जाते हैं। यहाँ शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। वन्य जीवों में यहाँ सांभर, जो कि भारतीय हिरणों में सबसे बड़ा है, इसके अलावा चीतल और चौसिंघा आदि मिलते हैं। अगला है मरुसुदर नदी, जम्मू और कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पाकल दुल जल विद्युत परियोजना में मरुसुदर नदी के डायवर्जन का उद्घाटन किया गया। मरुसुदर नदी चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये नुनकुन ग्लेशियर से निकलती है और चिनाब नदी में मिलती है। एक बार पूरा होने के बाद 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। ये वार्षिक रूप से लगभग 3330 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य पूर्ण कराइए। और अब विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।